नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। और इस वक्त बज चुके हैं रात के 9, दिन शुक्रवार, और कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कम्युनिटी कलर्स एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और साथ ही साथ होते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशंस, जानकारियाँ, सूचनाएँ और बहुत से नए नए सेगमेंट्स भी। फ़िलहाल न्यूज़ बुलेटिन आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में सुनते हैं जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़, और बहुत जल्द हम आपके लिए कोई ना कोई नया सेगमेंट लेकर हाजिर हो जाएंगे प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप बहुत पसंद करते हैं, प्रोग्राम को बहुत प्यार देते हैं, हम आपके इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम आपसे ये कहते रहते हैं कि अगर आप किसी तरह का कोई सेगमेंट इस प्रोग्राम में चाहते हैं तो आप हमें सजेशन दिया करें, सुझाव दिया करें, ताकि हम उन्हें अपने इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकें। बहरहाल रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com, जहां पर हमारे वेब पेज पर भी प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। और वैसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर हमारी ऐप्स अवेलेबल हैं, और बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर जैसे गूगल और एलेक्सा, एप्पल और यहाँ तक कि रिनोवा म्यूजिक पर भी हमारी रेडियो उड़ान स्ट्रीमिंग अवेलेबल है, और ट्यून इन पर भी आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं मेरे यानी पुनीत के साथ। बिना देर किए सबसे पहले आइए सुन लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। बजट विश्लेषण, क्या समावेशी भारत में विकलांग लोगों को नहीं किया गया शामिल? दिव्यांगों को लेकर सीएम योगी का बड़ा ऐलान, राशन कार्ड धारक को मिलेंगे कई लाभ। एम्स दिल्ली ने रूमेटोलॉजी रोगियों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए श्रम मंत्रालय के साथ की साझेदारी। फिजिकली चैलेंज क्रिकेट 2024 का अपडेट। पैरा एथलीट सुवर्णा राज के साथ इंडिगो की फ्लाइट में हुआ दुर्व्यवहार, कंपनी ने मांगी माफी। हालिया ऑडिट से पता चला पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं है विकलांगों के अनुकूल। ट्यूमर से लड़ते लड़ते विकलांग बच्चों को मिली यूपी की पहली एक्सेसिबल लाइब्रेरी। अस्पताल से लापता हुई मनोरोगी दिव्यांग महिला। हरियाणा सरकार ने पहली बार दिव्यांग व्यक्ति को किया पदोन्नत, अधीक्षण अभियंता के रूप में मिला प्रमोशन। दिव्यांग व्यक्तियों को सुविधाएं देने के मामले में रैपिडो से मांगा गया जवाब। मित्रा ज्योति लेकर आए हैं विकलांग व्यक्तियों के लिए सशक्तिकरण का मौका। न्यूज हेडलाइंस के बाद बारी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। The Department of Empowerment of Persons with Disabilities is organizing Purple Fest in Delhi on 22nd February 2024 at the Rashtrapati Bhavan. The day-long fun-filled event will have fully inclusive and interactive stalls from organizations working in the field of disability, cultural activities, dance workshops, games, sports and experience zones where persons with disabilities can enjoy limitless fun. No need for any online or offline registrations. Just bring your ID proof and visit Rashtrapati Bhavan. Don't miss this golden opportunity. See you on 22nd at Rashtrapati Bhavan for the Purple Fest. प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरजे गौरी और आप इस वक्त सुन रहे हैं आपका फेवरेट न्यूज एंड अपडेट शो, जो आपके लिए लेकर आता है डिसेबिलिटी जगत से जुड़ी तमाम खबरें, तमाम अपडेट्स। और इस इन्फॉर्मेटिव शो का नाम है कम्युनिटी कलर्स। दोस्तों, प्रोग्राम में अभी तक आप सुन चुके हैं आज के शो की हेडलाइंस, तो आइए शुरुआत करते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि साल 2024 का बजट पेश हो चुका है, और आज की हमारी पहली खबर भी इसी से जुड़ी हुई आती है, बजट के विश्लेषण के बारे में। तो क्या इस बजट में विकलांग व्यक्तियों को शामिल किया गया है? आइए सुनते हैं हमारी आज की पहली खबर। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के कार्यान्वयन के लिए आवंटन, जिसे लागू करने में सरकार ने उपेक्षा की है, 37.5% कम कर दिया गया है। 2022-23 में ये 240.39 करोड़ था, अब इसे घटाकर 150 करोड़ कर दिया गया है।
दिल्ली सरकार ने बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए सुगम्य सहायक योजना शुरू की। समावेशी भारत बनाने की बयानबाजी के बावजूद भी 2024-25 के अंतरिम बजट में विकलांग लोगों की अनदेखी कर दी गई है। कीमतें बढ़ने के बावजूद भी विकलांग लोगों के लिए आवंटन हाल के वर्षों में स्थिर रहा है और ये प्रवृत्ति अंतरिम बजट में बनी हुई है। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के कार्यान्वयन के लिए 2023-24 में योजना का कम उपयोग किया गया है। केवल 65.59 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जो आवंटित धनराशि से भी बहुत कम है। इसके अलावा 2024-25 के लिए सरकार का बजट मात्र 135.33 करोड़ है, जो 2022 के मुकाबले 43% कम है। विकलांग लोगों के लिए सार्वजनिक स्थानों, परिवहन और डिजिटल प्लेटफॉर्मों को अधिक सुलभ बनाने के लिए सुरम्य भारत अभियान शुरू किया गया था। लेकिन अब बजटीय कटौती से इसकी ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। विशेष रूप से बजट के संसद के अधिनियमों के द्वारा स्थापित महत्वपूर्ण स्वायत्त निकायों जैसे कि राष्ट्रीय पुनर्वास विज्ञान और विकलांगता अध्ययन विश्वविद्यालय के लिए बढ़ी हुई फंडिंग का कोई प्रावधान नहीं किया गया और साथ ही नेशनल ट्रस्ट के बजटीय समर्थन में 35 करोड़ से 25 करोड़ तक की कमी देखी गई। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण और निगम और राष्ट्रीय विकलांगता वित्त और विकास निगम जैसे प्रमुख संस्थानों का बजट आवंटन स्थिर हो गया है। गरीब मरीजों के लिए 25 मुफ्त बिस्तरों के अलावा सरकार ने इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की है। पिछले वर्ष की तुलना में इंदिरा गांधी विकलांगता पेंशन योजना के लिए आवंटित धनराशि 290 करोड़ पर अपरिवर्तित बनी रही है। ये पेंशन राशि 1 दशक से भी अधिक समय से स्थिर बनी हुई है। 18 वर्ष से लेके 79 वर्ष की आयु के दौरान जीवन यापन की लागत में बेतहाशा वृद्धि के बावजूद भी 79 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए केवल 500 रुपए तक की राशि का प्रावधान किया गया है तथा 18 से लेकर 79 वर्ष तक की आयु के लिए 300 रुपए की राशि का प्रावधान है। यहाँ तक कि ये अल्प राशि भी 2011 की जनगणना के रिपोर्ट में किए गए विकलांग लोगों के केवल 3.8% कवर कर रही है। योजना के लाभ के लिए पात्र होने के लिए किसी भी व्यक्ति की विकलांगता कम से कम 80% गंभीर होनी चाहिए और वो गरीबी रेखा के नीचे यानी बीपीएल से नीचे होने चाहिए। भारत में 20 मिलियन लोग सिकल सेल एनीमिया से जूझ रहे हैं, जो मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्रों में केंद्रित है। सरकार ने 2023 में अवैज्ञानिक सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 शुरू कर दिया है, जिसका लक्ष्य 7 करोड़ से भी अधिक लोगों की जांच करना है। हालांकि वित्त वर्ष 2023-24 में सिकल सेल एनीमिया के लिए 2.5 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य था, लेकिन नवंबर 2023 तक करीब 64 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की गई। केंद्र सरकार दोपहर का भोजन, आंगनबाड़ी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आयरन फोर्टिफाइड चावल वितरित कर रही है। हालांकि सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, तीव्र संक्रमण, तीव्र कुपोषण, मलेरिया के विशिष्ट चरण, मधुमेह या तपेदिक से पीड़ित लोगों को इन आयरन फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए और इसी के बारे में मंत्रीगण आश्वासन देते हैं कि भोजन के बारे में अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये एक अस्थिर वास्तविकता है और बिल्कुल विपरीत है। भारत 2023 के वैश्विक भूख सूचकांक में 125 देशों में से 111वें स्थान पर है, जो भूख के गंभीर स्तर का संकेत देता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में वास्तविक व्यय की तुलना में खाद्य सब्सिडी के लिए बजट के आवंटन लगभग 25% से कम कर दिए गए हैं, जिसके बारे में अनुमान था कि ये 5% तक कम किया जाएगा। अब इस सरकार ने कहा है कि अंतरिम बजट में नारी शक्ति को प्राथमिकता दी गई है। हालांकि लिंग बजट आवंटन कुल व्यय का लगभग 5 से 6% रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा बदलाव दर्शाता है।
दोस्तों, आज की दूसरी खबर हम सुनते हैं यूपी से। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दिव्यांगों में असीमित प्रतिभा होती है, बस उसे तराश कर मंच देने की जरूरत है। दिव्यांग सरकार और समाज दोनों के प्रोत्साहन के हकदार है। डबल इंजन की सरकार ऐसे दिव्यांगों के साथ खड़ी है। सीएम योगी ने दिव्यांगों को लेकर एक बड़ी घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि जिन दिव्यांगों के पास राशन कार्ड होगा उन्हें पेंशन के साथ मकान भी दिए जाएंगे। जल्द ही पेंशन की राशि बढ़ाई भी जाएगी। कोई भी दिव्यांग राशन कार्ड, आवास और शिक्षा से वंचित न रहे, इसके लिए अधिकारियों को अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शनिवार को गोरखपुर में योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की तरफ से आयोजित राज्य स्तरीय 3 दिवसीय दिव्य कला एवं कौशल प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि वर्तमान यूपी में 10.40 लाख दिव्यांग जनों को प्रति माह 1,000 रुपए की पेंशन दी जा रही है। पहले ये धनराशि 300 रुपए थी और आने वाले समय में इसे और बढ़ाया जा सकता है। स्कूल जाने वाले सभी दिव्यांगों को मोटराइज्ड ट्राइसिकल उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 11,000 से अधिक कुष्ठ रोगी हैं, जिन्हें प्रति माह 3,000 रुपए की पेंशन दी जा रही है। ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत अनिवार्य रूप से आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। श्री योगी ने आगे कहा कि 15.53 लाख दिव्यांगजन आयुष्मान योजना में कवर किए गए हैं। सरकार कॉकलियर इम्प्लांट के लिए 6 लाख रुपए दे रही है। दिव्यांगों के लिए प्रदेश में 21 विशेष विद्यालय, 18 बचपन डे केयर सेंटर, 3 मासिक मंदित आश्रय गृह भी संचालित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश ईश्वर के अवतरण की भूमि है। संभवतः ये देश का पहला राज्य है जहां सरकार के स्तर से दिव्यांगों के लिए 2 विश्वविद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। पहला डॉक्टर शकुंतला मिश्रा दिव्यांग विश्वविद्यालय लखनऊ और दूसरा जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में है। दोस्तों, इस प्रोग्राम के चलते एक मुस्लिम दिव्यांग ने रामचरितमानस की चौपाई सुनाकर सीएम से शाबाशी भी ली। प्रदर्शनी में मुख्यमंत्री दिव्यांगों से मिलकर भावुक होते हुए नजर आए। प्रदर्शनी के अवलोकन के दौरान एक स्टॉल पर मुस्लिम समुदाय के आलम नामक एक दृष्टिबाधित दिव्यांग ने श्री रामचरितमानस की चौपाई और श्लोक सुनाया तो मुख्यमंत्री भाव विभोर हो गए। उन्होंने आलम की पीठ थपथपाकर उसे शाबाशी दी। कार्यक्रम के बाद जब वो जाने को हुए तो दिव्यांग किशोर ने उन्हें गाना सुनाने की इच्छा जाहिर की। मुख्यमंत्री तुरंत रुक गए और उसका भोजपुरी गीत सुनने लगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने दिव्यांग आइकन के रूप में ब्राजील डेफ ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट बैडमिंटन खिलाड़ी आदित्य यादव, डेफ क्रिकेट में राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ी आकाश सैनी, जूडो की राष्ट्रीय खिलाड़ी गोल्ड मेडलिस्ट रति मिश्रा, चित्रकला में राज्य पुरस्कार प्राप्त मानसी गुप्ता, कौन बनेगा करोड़पति की विजेता दिव्यांग हिमानी बुंदेला और राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप की गोल्ड मेडलिस्ट अनीता गौतम को भी सम्मानित किया। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं एम्स दिल्ली से। एम्स दिल्ली के रूमेटोलॉजी विभाग ने रूमेटोलॉजिकल विकलांगता वाले रोगियों की रोजगार क्षमता बढ़ाने, कौशल प्रमाणन की सुविधा प्रदान करने और उनके लिए नए व्यावसायिक रास्ते खोजने के लिए रोजगार महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एम्स ने एक बयान में कहा कि श्रम शक्ति भवन में 1 फरवरी को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कार्यक्रम द्वारा चिन्हित ये सहयोग गठिया संबंधित बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विभागाध्यक्ष डॉक्टर उमा कुमार ने कहा कि ये समझौता ज्ञापन उन लोगों के लिए आशा की किरण है जो गठिया की स्थिति के कारण विकलांगता से जूझ रहे हैं, जो कौशल प्रमाणन और सार्थक रोजगार का मार्ग प्रदान करता है। इस पहल का उद्देश्य देखभाल करने वालों के बोझ को कम करना और इन रोगियों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। श्री कुमार ने आगे कहा कि इस पहल से मिली आर्थिक स्वतंत्रता देखभाल करने वालों के तनाव को कम करेगी और मरीजों को आत्मनिर्भरता की दिशा में सशक्त बनने का वादा करेगी।
समझौता ज्ञापन इन रोगियों के लिए NCSCDA द्वारा आयोजित नौकरी मेलों में शामिल होने के लिए अवसर खोलेगा, जिससे लाभकारियों को रोजगार हासिल करने में सहायता मिलेगी। डॉक्टर कुमार ने कहा कि आर्थिक संभावनाओं में सुधार करके इस सहयोग से इन रोगियों के जीवन की समग्र गुणवत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि र्यूमेटोलॉजिकल विकार पूर्ण विकलांगता के शीर्ष 10 कारणों में से एक है। डिटेल न्यूज बुलेटिन जारी है, लेकिन इससे पहले वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आइए मित्रा ज्योति के साथ सशक्तिकरण की दुनिया को कीजिए अनलॉक। डिजिटल साक्षरता, रोजगार के अवसर और उच्च शिक्षा सहायता जैसी परियोजनाओं के साथ 34 वर्षों के अनुभव का लाभ उठाएं। मधु सिंघल के नेतृत्व में मित्रा ज्योति दृष्टिबाधितों के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। डिजिटल साक्षरता, रोजगार और उच्च शिक्षा की परियोजनाओं के साथ जीवन बदल देती है। आपके लिए मित्रा ज्योति खोल सकती है स्वतंत्रता के द्वार। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.mitrajyoti.org पर या फिर कॉल करें 08022587623 पर। तो आज ही मित्रा ज्योति से जुड़े और अपनी स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करें। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों, अहमदाबाद में 6 फरवरी को कैलम फ्लिन के हरफनमौला खेल से इंग्लैंड की दिव्यांग क्रिकेट टीम ने 5 मैचों की श्रृंखला के अंतिम मुकाबले में मंगलवार को भारत को 22 रनों से शिकस्त दे दी है। इस हार के बावजूद श्रृंखला 3-2 से भारत के नाम ही रही है। फ्लिन ने 43 गेंदों में 53 रन की पारी खेलने के बाद 13 रन देकर 2 विकेट चटकाए। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी का फैसला करने के बाद फ्लिन और लियाम ओब्रायन 28 गेंदों पर 45 रन की शानदार बल्लेबाजी पर 20 ओवर में 6 विकेट पर 152 रन बनाए। भारत के रविंद्र साठे ने 4 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 7 विकेट पर 130 रन ही बना सकी थी। टीम के लिए कप्तान विक्रांत केनी ने 49 गेंदों में सबसे ज्यादा 45 रन बनाए। इंग्लैंड के लिए डैनियल रिकी हैम ने 3 विकेट्स लिए। फ्लिन मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज भी चुने गए। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं पैरा एथलीट सुवर्णा राज के बारे में। पैरा एथलीट सुवर्णा शुक्रवार को नई दिल्ली से चेन्नई जा रही थी। इस दौरान क्रू मेंबर्स ने उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। सुवर्णा का दावा है कि उनकी बातों को अनसुना किया गया। भारतीय पैरा एथलीट सुवर्णा राज के साथ इंडिगो की फ्लाइट में क्रू मेंबर्स द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है। इसकी जानकारी महिला खिलाड़ी ने खुद दी है। सुवर्णा ने बताया कि उन्होंने एयरलाइंस से व्हीलचेयर मांगी थी, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। मामला सामने आने के बाद इंडिगो ने भारतीय खिलाड़ी से माफी मांगी है। उसने कहा कि कंपनी इसकी गहन जांच कर रही है। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए सुवर्णा ने बताया कि मैंने उनसे माने इंडिगो एयरलाइंस के मेंबर्स से 10 बार कहा कि मुझे फ्लाइट के दरवाजे पर मेरी पर्सनल व्हील चेयर चाहिए, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। लेकिन चाहे कितनी बार भी मैंने अपनी बात दोहराई, फिर भी उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। दोस्तों, इस बयान के अलावा सुवर्णा ने अपना एक वीडियो भी X पर पोस्ट किया है, जो काफी वायरल होता नजर आ रहा है। दोस्तों, खबर है चंडीगढ़ से। पिछले महीने आयोजित पंजाब यूनिवर्सिटी के पहले विकलांगता ऑडिट में कैंपस में पहुंच में बड़ी खामियां नजर आई हैं। अधिकारियों ने ऑडिट रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि ऑडिट की गई 99 इमारतों में से किसी को भी पूरी तरह से विकलांगों के अनुकूल नहीं कहा जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास में केवल एक शौचालय उचित बुनियादी ढांचे के मानकों को पूरा करता है। लगभग 150 से 200 अलग अलग विकलांग छात्रों के नामांकन के साथ समान अवसर सेल यानी EOC ने 7 दिनों में व्यापक ऑडिट का नेतृत्व किया, जिसमें प्रशासनिक ब्लॉक, कुलपति कार्यालय, सार्वजनिक स्थान और विभाग भवनों के सहित पूरे परिसर में भौतिक बाधाओं का आकलन किया गया। समर्थ्यम NGO द्वारा 1.78 लाख रुपए में ऑडिट किया गया, जिसका नेतृत्व डॉक्टर अंजलि अग्रवाल ने किया था। रिपोर्ट 2016 में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा उल्लेखित
विकलांग व्यक्तियों और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए बाधा मुक्त निर्मित पर्यावरण के लिए सामंजस्यपूर्ण दिशा निर्देश और मानकों को पूरा करने में व्यापक विफलता का खुलासा कर रही हैं। विभिन्न विभागों में रैंप विशेष रूप से अनुपस्थित थे, जिससे सीढ़ियों पर निर्भरता बढ़ गई, जबकि साइनेज, अलग शौचालय और लिफ्ट जैसी आवश्यक सुविधाओं की कमी थी। इसके अलावा पूरे परिसर में शौचालय बुनियादी स्वच्छता मानकों को पूरा करने में विफल रहे। कुछ सुलभ शौचालय, विशेष रूप से छात्र के केंद्र में उपलब्ध शौचालय, अक्सर बंद या बेकार पाए गए। टीम को एक अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास में केवल एक शौचालय मिला, जो सभी मानदंडों को पूरा करता था और सुलभ था। ऑडिट में पहचाने गए सामान्य मुद्दे पार्किंग, अतिक्रमण, अनुचित रैंप, ढाल और फिसलन भरे फर्श थे। लगभग 700 पृष्ठों की एक व्यापक रिपोर्ट संकलित की गई है, जिसमें अलग अलग इमारतों की समर्पित अलग अलग फोल्डर्स हैं। रिपोर्ट में पहचानी गई एक बड़ी समस्या है अधिकांश आरक्षित पार्किंग स्थानों पर अतिक्रमण की। एडमिन ब्लॉक में अधिकारियों ने कहा कि प्रवेश ने 150 मिलीमीटर कदम के रूप में एक बाधा उत्पन्न की है, जिससे व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए दुर्गम या चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां बन गई हैं। इमारत में आगे बढ़ते हुए सीढ़ियों पर रेलिंग इतनी दूरी पर स्थित है कि पहली सीढ़ी चढ़ने के बाद ही उन तक पहुंचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त उपयोग में आसानी के लिए लिफ्ट की बटन की ऊंचाई को भी अनुकूलित नहीं किया गया है और वॉशरूम के अंदर की रेलिंग की अनुपस्थिति ने पहुंच को अधिक प्रभावित किया है। विशेष रूप से बेसमेंट में शौचालय के स्थान ने अतिरिक्त चुनौतियां पेश की, जैसे कि गीला फर्श। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए ब्रेल साइनेज केवल लिफ्ट के पास ही देखा गया, जिसमें न तो रैंप थे और न ही दृश्य अनुकूल सुविधाओं से सुसज्जित रंग विपरीत थे। दोस्तों, खबर आती है मेरठ से। कभी कभी उम्मीदें अजीब जगहों से फूटती हैं, जैसे कि एक पुस्तक प्रेमी को मस्तिष्क की सर्जरी के लिए तैयार रहना और ब्रेल लिपि सीखने से उसकी आंखों की रोशनी खोने की संभावना थी। लेकिन जब 31 वर्षीय निवेदिता तोमर को उनके बढ़ते गैर घातक ट्यूमर को हटाने के लिए सर्जरी के जोखिमों के बारे में बताया गया, तो उन्हें कम ही पता था कि उनका संभावित दुर्भाग्य विकलांग बच्चों के लिए यूपी की पहली सरकारी लाइब्रेरी स्थापित करने के मिशन को जन्म दे रहा है। ट्यूमर की लड़ाई ने विकलांग बच्चों के लिए यूपी की पहली लाइब्रेरी का बीजारोपण किया है। लाइब्रेरी के एक शिक्षक ने कहा कि हमारे पास ब्रेल स्लेट प्रकार के साथ टेलर का गणितीय फ्रेम, विशेष किताबें आदि हैं। मुरादाबाद में सुगम्य पुस्तकालय की जड़ें युवा सहायक बचत अधिकारी की महामारी के बीच रामपुर के पूर्व डीएम अंजनेय कुमार के साथ हुई बातचीत में निहित है। निवेदिता ने कहा कि मुझे हाल ही में मेनिंजियोमा का पता चला। स्थान ऐसा था कि ये मेरी ऑप्टिक तंत्रिका को नुकसान पहुंचा सकता था और जिससे मैं दृष्टिबाधित हो सकती थी। ये एक भयावह विचार इसलिए था क्योंकि मैं देख नहीं पाती, तो इसके साथ साथ मेरा एक जुनून छिन जाता, जो है पढ़ना। जैसे ही वो सर्जरी के बाद जीवन के लिए तैयार हुई, निवेदिता के विचार पहले से ही विकलांगता के साथ जी रहे लोगों, विशेषकर बच्चों के आसपास घूमने लगे। इतिहास में रुचि रखने वाली निवेदिता एक किताब लिख रही थी। इस किताब का नाम है पैंडेमिक इन रियासत, और वो एक ऐसी परियोजना शुरू करने के लिए उत्सुक थी जो समाज की सेवा करेगी। इस तरह से इस पुस्तकालय का विचार आया। उन्होंने ये विचार मुरादाबाद के डिविजनल कमिश्नर श्री कुमार को बताया। श्री कुमार को ये विचार पसंद आया और उन्होंने अगस्त में पहली सुगम्य लाइब्रेरी स्थापित करने की मदद की। परियोजना के जिला समन्वयक तारा सिंह ने कहा कि जिले भर के सरकारी स्कूलों में लगभग 5000 दृष्टिबाधित या सुनने और सीखने की अक्षमता वाले बच्चे पढ़ते हैं। ये पुस्तकालय विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए है। एक विशेष शिक्षक के रूप में तारा ने विकलांग बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों के बारे में जानकारी हासिल करने और उन्हें परियोजना में शामिल करने के लिए मुरादाबाद भर के स्कूलों का दौरा किया। लाइब्रेरी के 6 विशेष शिक्षकों में से एक अरविंद कुमार ने कहा, हमारे पास ब्रेल स्लेट प्रकार के साथ टेलर का गणितीय फ्रेम, एक अबैकस, एक साउंड बॉल आदि है।
इसके अलावा विशेष किताबें हैं जो कमजोर दृष्टि वाले बच्चों के लिए पढ़ना आसान बनाती हैं। मुख्य विकास अधिकारी सुमित यादव ने बताया कि प्रशासन मुरादाबाद की कई तहसीलों बिलारी, ठाकुर द्वारा और कांट में 3 और पुस्तकालय स्थापित करने पर काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि वे फरवरी के अंत तक चालू हो जाएंगे। उसके बाद परियोजना का विस्तार भी किया जाएगा। कक्षा 9वीं का छात्र यश कुमार जो दृष्टिबाधित है, मुरादाबाद पुस्तकालय में नियमित रूप से आने वालों में से एक है। यश ने बताया कि जब तक मैंने स्लेट और यहाँ के शिक्षकों की मदद से ब्रेल लिपि सीखना शुरू नहीं किया, तब तक मैं ऑडियो बुक्स पर निर्भर करता था। ये मेरे लिए एक मुक्तिदायक अनुभव रहा है। कक्षा 4 की छात्रा कंचन कुमारी नियमित रूप से स्कूल जाने के बजाय अपना समय पुस्तकालय में पढ़ने में बिताना चाहती है। कंचन कहती है कि ये जगह मेरे लिए है। दोस्तों, खबर सुनते हैं राजस्थान के अलवर से। अलवर में वैशाली नगर स्थित अपना घर आश्रम की महिला शाखा में रहने वाली मानसिक दिव्यांग महिला 5 फरवरी को राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय से लापता हो गई है। आश्रम अध्यक्ष अशोक आहूजा ने बताया कि मानसिक दिव्यांग महिला सरोज की उम्र करीब 45 साल है। वो 4 फुट 7 इंच की है। उनकी एक आंख पर तिल का निशान, वो होठ पर मस्सा है। वो अस्पताल में डॉक्टर से परामर्श के दौरान लापता हो गई हैं। किसी को जानकारी होने पर मोबाइल नंबर 7737649912 पर सूचित कर सकते हैं। याद रहे 7737649912 पर। दोस्तों, खबर सुनते हैं हरियाणा से। हरियाणा में पहली बार दिव्यांग व्यक्ति को अधीक्षण अभियंता के रूप में पदोन्नत किया गया है। सीएम विंडो सार्वजनिक शिकायत पोर्टल पर अनुसूचित जाति और दिव्यांग व्यक्तियों के आरक्षण मामलों के नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकने के कारण विभाग ने बिना वेतन के असाधारण स्वीकृत की थी। इसके बाद दिव्यांग ने हाईकोर्ट का सहारा लिया। हाईकोर्ट के आदेश पर हरियाणा सरकार ने पहली बार शारीरिक रूप से 75% दिव्यांग व्यक्ति को अधीक्षण अभियंता यानी सिविल के रूप में पदोन्नत किया और उसे सीएम विंडो सार्वजनिक शिकायत पोर्टल पर अनुसूचित जाति और दिव्यांग व्यक्तियों के आरक्षण के मामलों के लिए नोडल अधिकारी का काम सौंपा गया है। हृदय की बीमारी के कारण शारीरिक रूप से 75% दिव्यांग कुलबीर सिंह जाखड़, जो लोक निर्माण विभाग भवन एवं सड़क हरियाणा में कार्यकारी अभियंता थे, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सके। विभाग ने उनके बिना वेतन के असाधारण छुट्टी स्वीकृत की थी। श्री जाखड़ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर वेतन व सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के पद पर प्रमोशन को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने 16 फरवरी 2021 को याचिका का निपटारा करते हुए प्रमोशन व 2015 से पूरी अवधि के लिए 6% प्रतिवर्ष दर से ब्याज के साथ वेतन देने का आदेश दिया था। उपरोक्त मामले के लंबित रहने के दौरान हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था कि वो उस अवधि के लिए कार्यकारी अभियंता का एक अतिरिक्त पद सृजित करने पर विचार कर रही है। दोस्तों, खबर है नई दिल्ली से। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों को रैपिडो सेवा में आने वाली बाधाओं को लेकर कंपनी से प्रतिक्रिया मांगी है। अदालत को बताया गया था कि यात्रा सुविधा देने वाली कंपनी ने समस्याओं को अभी तक हल नहीं किया है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने इस पहलू पर जवाब मांगा है। अदालत उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें ऐप आधारित कैब एग्रीगेटर्स को दिव्यांग लोगों के लिए अनुकूल और सुलभ बनाने के निर्देश देने की मांग की गई थी। इसने पहले नवंबर 2023 में पारित एक आदेश द्वारा केंद्र सरकार को इस मामले में नोटिस जारी किया था। दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ता अमर जैन और दृष्टिबाधित बैंकर दीप्तो घोष चौधरी द्वारा दायर याचिका में कहा है कि हम रैपिडो मोबाइल राइड एप्लीकेशन पर भरोसा करते हैं, लेकिन ऐप दिव्यांगों की पहुंच संबंधी जरूरतों को पूरा करने में विफल रहा है। कठिनाई केवल रैपिडो तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अन्य कैब एग्रीगेटर्स के पास भी विकलांग व्यक्तियों को समायोजित करने के लिए कोई व्यवस्था मौजूद नहीं है। याचिका में बताया गया कि दिव्यांगता के बारे में पता चलने पर रैपिडो ड्राइवर ने सवारी देने से मना कर दिया था। इस तरह के अनुभव दिव्यांग व्यक्ति की गरिमा को कमजोर करते हैं।
इस मामले की अगली सुनवाई अब 2 अप्रैल को की जाएगी। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं मित्रा ज्योति के बारे में। मित्रा ज्योति के संस्थापक और प्रबंधक ट्रस्टी मधु सिंघल विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण में विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं। मित्रा ज्योति पिछले 34 वर्षों से सामान्य रूप से विकलांग लोगों में जागरूकता पैदा करने, शिक्षा को बढ़ावा देने और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने में सक्रिय रूप से शामिल है। मित्रा ज्योति दृष्टिबाधित लोगों पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। मित्रा ज्योति का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी विकलांगताओं की परवाह किए बिना ही एक पूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। अपने विभिन्न पुनर्वास कार्यक्रमों के माध्यम से मित्रा ज्योति दृष्टिबाधित व्यक्तियों को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम बनाने का प्रयास कर रही हैं। मित्रा ज्योति डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण, रोजगार के अवसर, महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा सहायता और ब्रेल में किताबें और ई-टेक्स्ट, ई-पब और MP3 जैसे ऑडियो प्रारूपों में आवासीय कार्यक्रम प्रदान करती हैं। मित्रा ज्योति दृष्टिबाधित लोगों के लिए सहायता और उपकरण खरीदने में भी सहायता प्रदान करते हैं। मित्रा ज्योति से जुड़ने के लिए कृपया कॉल करें 0802258763 पर। याद रहे 08022587623 पर, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 080225876325 पर, यानी कि 08022587625 पर। आप चाहे तो ईमेल भी लिख सकते हैं admin.office@mitrajyoti.org पर। याद रहे admin.office@mitrajyoti.org पर। श्रोताओं, अधिक जानकारी के लिए www.mitrajyoti.org पर जाएं। मित्र ज्योति के साथ सशक्तिकरण की दुनिया को अनलॉक करें। डिजिटल साक्षरता, रोजगार के अवसर और उच्च शिक्षा जैसी सहायता परियोजनाओं के साथ 34 वर्षों के अनुभव का लाभ उठाएं। मधु सिंघल के नेतृत्व में मित्रा ज्योति दृष्टिबाधितों के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। अगर आपको किसी भी प्रकार के डिजिटल सहायता प्रशिक्षण की, रोजगार के अवसरों की, महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा की सहायता के बारे में, या फिर ब्रेल की किताबों या फिर ई-टेक्स्ट या ई-पब के बारे में जानकारी हासिल करनी है, तो बिना समय गवाए कॉल करें मित्रा ज्योति फाउंडेशन में। तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, हमें बताइएगा जरूर अपना फीडबैक। जितने तरीके ऊपर पहले हम रेडियो उड़ान सुनने के आपको बता चुके हैं, उनमें से किसी भी तरीके से आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सके। बहरहाल, अब प्रोग्राम के अंजाम की बारी। प्रोग्राम के आखिर में न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। बजट विश्लेषण, क्या समावेशी भारत में विकलांग लोगों को नहीं किया गया शामिल? दिव्यांगों को लेकर सीएम योगी का बड़ा ऐलान, राशन कार्ड धारक को मिलेंगे कई लाभ। एम्स दिल्ली ने रूमेटोलॉजी रोगियों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए श्रम मंत्रालय के साथ की साझेदारी। फिजिकली चैलेंज क्रिकेट 2024 का अपडेट। पैरा एथलीट सुवर्णा राज के साथ इंडिगो की फ्लाइट में हुआ दुर्व्यवहार, कंपनी ने मांगी माफी। हालिया ऑडिट से पता चला पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं है विकलांगों के अनुकूल। ट्यूमर से लड़ते लड़ते विकलांग बच्चों को मिली यूपी की पहली एक्सेसिबल लाइब्रेरी। अस्पताल से लापता हुई मनोरोगी दिव्यांग महिला। हरियाणा सरकार ने पहली बार दिव्यांग व्यक्ति को किया पदोन्नत, अधीक्षण अभियंता के रूप में मिला प्रमोशन। दिव्यांग व्यक्तियों को सुविधाएं देने के मामले में रैपिडो से मांगा गया जवाब। मित्रा ज्योति लेकर आए हैं विकलांग व्यक्तियों के लिए सशक्तिकरण का मौका।